बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। क्या अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में कामयाब हो जाएगी? अगर तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो उसके कितने फीसद कामयाबी के इम्कानात हैं, और इमरान खान साहब के पास क्या ऑप्शंस हैं? माहौल तो बड़ा गर्म है, और क्या वो कोई ऐसा बड़ा इकदाम कर सकते हैं जो घबरा कर कि वो उनके लिए, उनकी जो सियासत के लिए एक खुदकुश हमला ये साबित हो? इस पर बात करेंगे। और फिर चीन के दौरे की बात मैंने की थी इमरान खान की पिछले व्लॉग में कि क्या लेके आए हैं, क्या नहीं लेके आए। इनके वजीर जो है ना, वो बड़े अजीबोगरीब किस्म की जो है ना बोंगियाँ मार रहे हैं। मसलन फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि जनाब योम यकजहती कश्मीर के मौका पर योम यकजहती चौरा मनाया गया। सारे चोर इकट्ठे हो गए। कल मॉडल टाउन में जो हुए थे, जरदारी साहब, बिलावल, शहबाज शरीफ, हमजा, मरियम, ये सारे लोग जो इकट्ठे हुए थे, इसको जनाब योम यकजहती चौरा। उधर कश्मीर का मौका था। उधर ये भाई आप वहाँ चीन में थे, चीनी सदर के साथ मिले हैं आप, तो फिर आपने क्या वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई थी, तो आपने कश्मीर पे वहाँ योम यकजहती कश्मीर चीन में कैसे मनाया? ये एक जाली सा एलामिया जो है, ये मुश्तरका एलामिया वहाँ का जो है चाइना वाला, वो मेरी नज़र से नहीं गुजरा। जो इन्होंने एक बनाया है एलामिया, उसमें इन्होंने ये डाला है कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म ने उनको, चीनी सदर को, कश्मीर की सूरत हाल से भी आगाह किया, और वहाँ जो भारत खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है हकूक़ इंसानी की, उससे भी आगाह किया। लेकिन चीनी सदर ने क्या कहा ये नहीं बताया इन्होंने। वहाँ मज़ा तो तब था ना, वहाँ कई जो ममालिक हैं उनके सरबराहान से मुलाकात हुई है वज़ीर-ए-आज़म की, तो अगर एक एक बयान भी जारी करवा देते कश्मीर के हवाले से, फिर तो भाई कुछ 4-5 बयान आ जाने थे। एक आलमी मंजरनामे पे अच्छा खासा मामला उठ जाना था। इसका मतलब कश्मीर इनकी भी पहली तरजीह नहीं थी। वो स्ट्रेटेजिक पता नहीं क्या मामलात पे बात हुई। वज़ीर ख़ारजा कह रहे स्ट्रेटेजिक मामलात क्या हैं, कश्मीर से बढ़कर स्ट्रेटेजिक मामलात क्या हैं? अफ़गानिस्तान को लेकर बैठे हुए हैं। अफ़गानिस्तान की तरफ से आज जो हमला हुआ है पाकिस्तान पे, वो आपको पता है कितने लोग शहीद हो गए पाकिस्तानी जो फौजी हमारे हैं। बहरहाल ये अपना एक, और वो कह रहे हैं शेख रशीद साहब कि जनाब वो मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया मौलाना फजल रहमान को। आपको क्या पता मक्खी की तरह निकाला है? ये वो मुकम्मल तौर पे उनको एतमाद में लिया गया है। वो नून लीग ने, शहबाज शरीफ ने एतमाद में लेकर, मुलाकात से पहले भी ये मेरी इतला है, मौलाना फजल रहमान को एतमाद में लिया, और मुलाकात के बाद भी उनको तफसीलात से आगाह किया कि नाम अंदर ये बातें हुई हैं, और बात जो बढ़ रही है वो जा रही है उसकी तरफ, तहरीक अदम एतमाद की तरफ। बहरहाल जो चाइना से ये खुद बयान नहीं कर सके कि हम जनाब क्या करके आए हैं, लेकिन जो इतला आई है वो कुछ इस तरह की है कि कोई प्राइवेट जो कंपनियां हैं वहाँ, उनके साथ टेक्नोलॉजी के इंतकाल की, और वो फाइबर ऑप्टिक बिछनी थी, उसके हवाले से कुछ इन्होंने वहाँ जो MOU वगैरह है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो साइन किए हैं। वो ग्वादर में कोई स्टील रिसाइकलिंग या कार्बन रिसाइकलिंग का कोई प्रोजेक्ट है, उस पर कुछ सरमायाकारी करेंगे वो। और फिर ज़रूरी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए चाइना मिशनरी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो है वो पाकिस्तान में कुछ सेंटर कायम करेगी। इस तरह के जो महादा, बड़ा कोई महादा नहीं जिसको आप कहेंगे ना बहुत बड़ा हो गया है। और LNG का कोई 2 लाख टन का स्टोरेज का कोई मामला करेंगे। CMEC वहाँ की कोई फर्म है, वो करेंगे। और फिर वो मैंने कहा था ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को जो सनतकार थे, चाइना जाने से पहले सनतकारों के साथ जो मीटिंग थी, वहाँ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बुलाया गया था। लेकिन आला सतही जो मीटिंग थी चाइना के दौरे के हवाले से, उसमें हमारे जनरल बाजवा साहब मौजूद नहीं थे। तो मैंने कहा था कि जनाब ये कोई फौजियों के भी तो बड़े अदारे हैं ना यार, मैंने गिनवाए थे उस दिन, 25-26 अदारे हैं। तो भाई जी वहाँ एक स्ट्रेटेजिक नीयत का मादा हो गया है फौजी फर्टिलाइज़र के साथ। MOU एक साइन हो गया। यानी वो बात मेरी ठीक निकली कि सनती इदारे के तौर पे फ़ौज को इमरान खान साहब ने लिया,
और फिर वो हो गया। और फिर एक रॉयल ग्रुप है वहाँ कोई, वो भैंसों का फार्म वार्म वगैरह बनाएगा, $50 मिलियन खर्च करेगा पाकिस्तान में। और फिर चैलेंज फैक्शन ने $250 मिलियन की लागत से फ्री इकोनॉमिक जोन के लिए मजीद 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली। ये इस तरह के भाई जी वहाँ वो माहदे हुए हैं। CRBC कराची पोर्ट ट्रस्ट की शराकत से कोई 3 अरब की सरमायाकारी करेगा। वो क्या करेंगे, तफसीलात जो हैं वो क्रिस्टल डेवलपमेंट जोन वगैरह कायम किया जाएगा वहाँ पे। और न्यू सॉफ्ट मेडिकल सिस्टम मेडिकल के मैदान में कोई मसनूई जहानत पर $30 मिलियन की सरमाया करेगा। MOU है, MOU माहदे नहीं है, ये ज़्यादातर MOU है। और फिर हन्नान सन व कंस्ट्रक्शन ग्रुप जो है वो पाकिस्तान में कोई फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाने का कोई काम करेगा। ये इसमें थोड़ी सी आप कह लें कि इम्कानात 90% हैं कि ये काम हो जाएगा। और फिर एक और ग्रुप है कोई ग्लोबल सेमीकंडक्टर ग्रुप, $40 मिलियन की लागत से वो कोई स्किल्स डेवलपमेंट सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट में वो आके चीनी जो है वो करेंगे। ये भाई जी टोटल MOUs हैं जो पाकिस्तान और चीनी कंपनियों के दरमियान जो मामला तय पाए हैं, उनमें ये है। इनमें कोई बड़ा प्रोजेक्ट ऐसा आप बता दें कि आप जैसे CPEC है, CPEC पे क्या करके आए हैं, CPEC जो इसका दूसरा मरहला है उसके लिए क्या हुआ है। CPEC की बहाली की बात जो है वो भी किसी एलामिया में शामिल नहीं कि CPEC मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा और तमाम जो प्लानिंग्स थी उसकी CPEC के हवाले से मुस्तकबिल की, उन पर अमल दरामद होगा। तो फिर आप इसको अगर हम कहते हैं कि जनाब ये एक दौरा कोई कामयाब दौरा नहीं है, सिवाय इसके कि फ़ोटो सेशन हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म और सदर के साथ, और वहाँ जो स्ट्रेटजिक कहते हैं जनाब मामला तय हुए हैं वो तो इन्होंने बताए नहीं। जो बताए हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये कितनी बड़ी सरमायाकारी वहाँ से लेकर आए हैं। गए तो थे कर्जा लेने 3 अरब, वो मैंने पहले कह दिया था कर्जा मिलना कोई नहीं, सरकारी सतह पे कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करनी नहीं। और उनके जो कॉरपोरेशनें और निजी कंपनियां हैं उन्होंने कुछ हाथ से हाथ बढ़ाया है इनकी तरफ। तो ये ऐसे गए हैं और ऐसे वापस आ गए हैं। और हमारे आर्मी चीफ जो हैं उनका दौरा अमेरिका, उस पर लोगों की नज़रें हैं कि वो वहाँ से क्या लेके आते हैं और क्या दे के आते हैं। वो अफ़गानिस्तान कहा जा रहा है, अफ़गानिस्तान का मामला बड़ा अहम हो गया, गंभीर हो गया है। तो उनके जो दिलचस्पी है अमेरिका की दोबारा अफ़गानिस्तान में बढ़ रही है, वो क्यों बढ़ रही है, उसका यार यूक्रेन से के साथ मामले के साथ क्या ताल्लुक। बहरहाल लोग ये कह रहे हैं जो हुकूमत के हामी हैं या कहते हैं जिन्हें हमें बड़ी खबरें अंदर की कि वो अमेरिका की दिलचस्पी बढ़ रही है। असल मामला ये है कि यार जब तक तालिबान की हुकूमत को दुनिया कबूल नहीं करेगी, मंजूर नहीं करेगी, तस्लीम नहीं करेगी, उस वक्त तक ये इस खित्ते के हालात ऐसे रहने हैं। उन्होंने मिल मिला के जो काम शुरू किया हुआ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और ये TTP वालों ने, कभी उनके साथ आप कहते हैं जनाब हम इनको कौमी धारे में लाने के लिए फलां ऐलान करेंगे, कभी कुछ करेंगे। अफ़गान जो तालिबान है, जो हुकूमत है वहाँ की, वो उन्हें कंट्रोल नहीं कर पा रही और आपको मेरे ख्याल में कुछ करने दे नहीं रही, उस तरह आप नहीं कर रहे। वैसे भी जब यार आर्मी चीफ जाने वाला होता है ना, नज़दीक होता है, इस तरह की सरगर्मियाँ बड़ी बढ़ जाती हैं। या तो उनकी जो है सरबराह जो होते हैं फौज के, उनकी गिरफ्तारी हो जाती है या क्या मसला होता है। ये इस तरह के वो जो है ना दहशत गर्द कोनों खिदरों से निकल के वो फिर मैदान में आते हैं। पता नहीं, ये बड़ा अजीब सा एक फ़लसफ़ा है, इस पर अगर बात करेंगे तो फिर वो फंस भी जाएंगे ना यार, ज़्यादा लंबी गल की करनी। अच्छा, अब आते हैं जनाब वो जो अपोजिशन वाले लगे हुए हैं, इकट्ठे हो गए जनाब, करेंगे हम अदम एतमाद लाएंगे और सेंट्रल कमेटी के इजलास में रखेंगे। कल इजलास है मुस्लिम लीग नून का। नून लीग के अंदर से 2 आवाज़ें हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ आपको। एक तो वो है अगर के जो क़यादत है, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नवाज शरीफ रजामंद हुए हैं कि ठीक है अदम एतमाद के ज़रिए गिरा दें, लेकिन मेरी इतला ज़रा इससे मुख्तलिफ है। मेरी इतला के मुताबिक नवाज शरीफ पहली मरतबा कोई हुक्म ठोंसने की बजाय कह रहे हैं बाहमी मशावरत से
कल जो अजलास होगा उसकी अगर अंदर की खबरें निकलेंगी बाहर तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारे लोग उसमें ऐसे होंगे, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठेंगी कि जनाब तहरीक अदम एतमाद इस मरहले पर लाना जो है ये मुनासिब नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और फिर पीपल्स पार्टी पर एतबार हम क्यों करें, पीपल्स पार्टी को साथ लेकर क्यों चलें। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो फरमाया है, यूसुफ रज़ा गिलानी पर तनकीद की है उन्होंने, वो उन्हीं लोगों की तर्जमानी है जो ये चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ मामला आगे ना बढ़ाए जाएं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। बहरहाल गिराना है इनको, लेकिन वो कहते हैं जनाब कोई और तरीका ढूंढ लें। अब मामला जो है ये जाएगा आखिरकार अदम एतमाद की तरफ ही, जो ज़्यादा चांस लड़ाई शड़ाई होगी अंदर, ज़ाहिर इख्तिलाफ राय तो होता है ना। लेकिन ये मैं फिर एक तफार्ज कर दूँ कि नवाज शरीफ ने अभी तक कोई हदायत जारी नहीं की कि आपने तहरीक अदम एतमाद लानी है और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर लानी है। उन्होंने मुशावरत का जो मामला है वो कमेटी जो है उनकी सेंट्रल कमेटी, उस पर उन्होंने छोड़ा है कि वो फैसला करें। और मेरी इतला के मुताबिक वहाँ तमाम लोग जो हैं वो आज़ादाना राय देंगे, कोई उनको पहले फीड नहीं किया जाएगा कि जनाब आपने ये करना है या ये लॉबिंग शाबिंग शहबाज शरीफ नहीं करेंगे। और फिर जब ये घबराहट जो है वो तो यहाँ है, जो इनके वज़रा है उनके बयानात से शेख रशीद साहब बिलावल के भी चढ़ाई कर दी है। उन्होंने आज जो नसीराबाद बलूचिस्तान में जलसे से खिताब किया है और 27 फरवरी वाले लॉन्ग मार्च के हवाले से जो उन्होंने बातें की हैं कि कम चुक के रखना सी ए जंग हैगी है, असम्बली के अंदर भी लड़ांगे बाहर भी लड़ांगे, इसको घर भेजना है सिलेक्टेड को। सारी बातें जो रूटीन में हो रही हैं, माहौल थोड़ा सा गर्म है। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो तो कहते हैं ना मक्खी की तरह निकाल दिया शेख रशीद साहब, लेकिन मौलाना फजल रहमान तो ऐसे आराम से वो उनका वो है वो बैठे हुए हैं डट के नून लीग के साथ पीडीएम में। बहरहाल अब इस घबराहट में मुझे ये खतरा है, थोड़ी थोड़ी इतला भी है कि इस घबराहट में इमरान खान कहीं वो कहते हैं ना कि बाबुल दिलती ना मार दें, कुछ ऐसा ना हो जाए। क्योंकि इमरान खान साहब के ये कान भरे जा रहे हैं और कन्ना दे कच्चे ने सुनो पता कि जनाब ये जो है ना ये इकट्ठे हो रहे हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग, इनकी रावलपिंडी वालों के साथ कोई डील हो चुकी है और इसके पीछे जो है वो बाजवा साहब हैं। ये बात मैं बता रहा हूँ आपको। और ये मिलके आपकी हुकूमत ऐसे ना गिराना चाहते हैं आईनी तरीके से, और वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अब खान साहब के पास कई एक रास्ते हैं। एक तो वो कह चुके हैं जनाब ऐन मैदान जंग में सिपा सलार तब्दील कर दिया था हज़रत उमर ने, मिसाल दी थी उन्होंने जब वो सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ, उस वक्त भी ये सुनने में आया था और ये तबसरे हुए थे कि इस मौका पर खान साहब को ये कहने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। वो इसलिए महसूस हुई कि उनको उस वक्त ये खतरा लग रहा था कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। 6 अक्टूबर के बाद यार बहुत सारी चीज़ें बदल गई हुई है, वो वाली चीज़ें नहीं रह गई हुई हैं अब। और मैंने ये कहा था उस वक्त 6 अक्टूबर के बाद कि खान साहब लेट जाएंगे, वो लेटे, ठीक है, बात मान ली उन्होंने ISI के चीफ की तकर्री की हद तक। लेकिन बाद में फिर उन्हें बीच बीच में याद आता है हो मैं तो वज़ीर आज़म हाँ, मैं इलेक्टेड वज़ीर आज़म हाँ, मैं सिलेक्टेड तबाह ला देना, ये बातें वो करते हैं। और फिर वो थोड़ी सी ऐसी अपने परपुर्जे निकालते हैं और तंग करने की कोशिश करते हैं रावलपिंडी वालों को। तो वो एक ऑप्शन उनके पास ये है कि जैसे वो मंजूरी देते हैं एक्सटेंशन की, वैसे ही वो कबल वक्त आर्मी चीफ का तकर्रर कर दें। और ये जो जिनका नाम लिया जा रहा है कि वो उनके बड़े चहेते हैं आर्मी चीफ के तौर पे, ये खबरें ये हैं कि वो कहते हैं कि मैं कोई ख्वाजा ज़ियाउद्दीन भट्ट नहीं हूँ कि मैं फिर मेरे वो जो बिल्ले शिल्ले हैं बैज बूज हैं वो वहीं लगे रह जाएंगे तो मैं कंट्रोल कर लूँगा। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। ये मैं कोई उन्होंने मुँह तो नहीं सुनी गल्लां ना, ये तो उन्होंने हल्कियां जो जड़ियाँ गल्लां निकलदियां वही मैं थोड़े सामने गोशगुजार कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि लमलेट होने वाली बात कि मुकम्मल लमलेट हो जाएं। और यार जितने भी यहाँ आर्मी चीफ आए हैं ना, सबकी ख्वाहिश होती है कि जनाब एक्सटेंशन मिले, अयूब खान से लेके मुशर्रफ तक
सारे 10-10 साल कुट के गए ने जनाब। इतने सदारतां भी थे, अपने आर्मी चीफ दे ओहदे भी, कियानी साहब, फिर ये बाजवा साहब। और रहील शरीफ के बारे में मैंने कहा था, मैंने हार्सिस माउथ से ये सुना था कि वो एक्सटेंशन मांग रहे थे, और उन्होंने आखिर पे 6 माह के एक्सटेंशन पे भी आ गए थे वो। इरफान सदीकी साहब ने कल फिर ये ओपन कर दी बात उनका, हाँ जी बिल्कुल एक्सटेंशन मांगता सी रहील शरीफ, और यहीं से वो तनाज़ा शुरू हुआ था। अब खान साहब माजी को देखते हुए ये समझ रहे हैं कि तनाज़ा एक्सटेंशन का ही है, और नवंबर वाली बात जो है, नवंबर में वो अपना मनपसंद आदमी लाना चाहते हैं। रौला नवंबर का इस तरह कि अपोजिशन चाहती है, ख़ासतौर पर मुस्लिम लीग नून, कि इमरान खान को ये मौका ना मिले कि वो नए आर्मी चीफ का तकर्रर करें, और पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश भी यही है। लेकिन एक दूसरी थ्योरी जो चल रही है साहब, कि वो जो अगर अपनी मर्जी का, अपनी पसंद का आर्मी चीफ ले आते हैं, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इनके साथ रहेंगे। माजी जो गवाह है वो इस बात की शहादत देता है कि उन्होंने वफा नहीं की, जितने भी मनपसंद लगाए गए आर्मी चीफ उन्होंने, और फिर नुकसान हुआ मुंतखब हुकूमत का। अच्छा, इसमें एक और जो मसला है ना, वो मसला एक और भी है। मसला ये कि अब जो आर्मी चीफ है ना, वो 3 साल का सोच के नहीं आता। अब कानून बन गया हुआ है, पहले तो रूल्स वगैरह थे ना जिनके तहत कियानी साहब को मिली थी एक्सटेंशन, और बाजवा साहब को मिली है कानून के तहत। कानून बनाया सारी जमातों ने मिलकर, बनाया या बनवाया गया उनसे, तो वो 3 साल वो और अगले 3 साल ये हर आर्मी चीफ 6 साल का सोच के आएगा कि मैं इन्ना 6 साल रहना, अगर उसकी उम्र 64 साल तो घट आते। अगर वो 64 साल तक पहुंचते हैं, फिर जैसे हमारे बाजवा साहब है, इनकी 2 साल रहती है 64 साल होने में, तो फिर एक एक्सटेंशन 2 साल की और ले सकते हैं। ये वो कानून ये है ना, या 64 साल उम्र या 3 साल, दोनों में से जो पहले पूरी हो जाए। तो भाई जी जो 64 साल से 6 साल कम उम्र है जिनकी, वो यही सोच के आएंगे भाई 6 साल पूरे करने हैं हमने। ये अब आप देख लीजिए, और जो 6 साल के लिए आएगा वो अपोजिशन से नहीं बिगाड़ेगा। ये बुरी खबर नहीं है मेरे ख्याल में, ये सियासी लिहाज से अच्छी खबर है अगर 6 साल के लिए सोच के आते हैं। और फिर वो अपोजिशन ज़ाहिर, इस दौरान हुकूमत ने बदलना भी होता है, दूसरी एक्सटेंशन दूसरी हुकूमत से लेनी होती है उन्होंने, फिर वो करेंगे इसी को, वो अच्छे तलकात अपोजिशन वालों के साथ, खासतौर पर उस अपोजिशन की जमात के साथ तलकात अच्छे रखने की कोशिश करेंगे जिनकी आइंदा हुकूमत आने वाली हो। और इस बात की भी कोई गारंटी शरंटी नहीं है कि अगर इमरान खान वो खुद कुछ जो है वो, मैं कहता हूँ कि बम को लात मार देते हैं और फिर अपनी मर्जी का जो बंदा लेके आते हैं, वो इमरान खान साहब को सहारा भी देता है, बैसाखियाँ बनता भी है कि नहीं बनता, या फिर रावलपिंडी में जो फैसले होने हैं। यार ये बड़ी पक्की खबर है कि रावलपिंडी में जो एक्सटेंशन समेत जितने भी फैसले हैं ना आइंदा मुस्तकबिल के, वो मुश्तरका तौर पे हो रहे हैं। वो एक फ़र्द वाहद जैसे माजी में होता है वैसे नहीं हो रहे। और दूसरी, इमरान खान साहब जो हैं वो ये कर लें कि जैसा मैंने जिक्र किया है कि ना सिर्फ इनके साथ, वो इनके आगे सामने जो है वो सरेंडर कर दे, और फिर जो इत्तेहादी हैं उनके साथ भी, उनको भी कोई मुनायम नुए, कोई लालच दे कोई और। वो ज़ाहिर है वो अगर के किसी और के इशारों पे चलते हैं, लेकिन वो हुकूमत से जो मफादात हैं उनके अपने सियासी मफादात, उसके लिए हुकूमत के साथ जुड़े भी रहते हैं। उनके मफादात में इजाफा कर दें खान साहब, और उनको साथ सीने के साथ लगा लें और हर वक्त उनके साथ इकट्ठे रहें। ये एक उनके पास है। और फिर यह जो नाराज़ हैं उनके लोगों कहते हैं 22 अरकान, शाद खान अब्बास ने दावा किया है हमारे साथ हैं PTI के। खान साहब को भी पता होगा 22 अरकान कौन है। उनको कोई फंड शंड दें, उनको कोई लालच दें, उनको बताएं कि अगली हुकूमत साडी है भाजी। यही एक हो सकती है वजह कि उनको साथ मिलाने की, और फिर जहांगीर तरीन के घर चल के चले जाएं। बहुत सारी चीज़ें, सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। कल तक पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले एक दूसरे के साथ जिस तरह गालिम गलोच हो रहे थे, और इस यही रह गई थी, वो जो आम गालियाँ हम देते हैं पंजाबी में, वो रह गई थी। बाकी तो सारा कुछ एक दूसरे को कह रहे थे, चोर डाकू ये वो, कमज़ोर बुज़दिल बहादुर, सारा कुछ कह रहे थे वो। तो वो
अब फिर इकट्ठे हो गए, कल दिल जुड़ गए हैं जनाब हमारे दोबारा। और जरदारी साहब जाते जाते कह गए कि नून लीग पे एतमाद है हमें। बहरहाल खिचड़ी बड़ी पकी हुई है, लड़ाई खड़ाई होनी है नून लीग के अंदर, ज़बानी कलामी, लेकिन मामला जाना है अदम एतमाद की तरफ। अदम एतमाद पक्के पैरी, यानी ये अगर अदम एतमाद करते हैं और वो नाकाम हो जाती है, फिर तो वो मजीद मजबूत हो जाएगा इमरान खान, फिर तो वो पकड़ा नहीं जाएगा। ये पक्के पैरी खान साहब पर जो है वो असम्बली के अंदर से एक वार होगा, और इम्कान यही बताया जा रहा है कि जो कामयाबी के चांसेस उसमें ज़्यादा हैं। गिनती पूरी करके खान साहब पर वो जो है वो हमला कह लें आप, वो असम्बली के अंदर किया जाएगा। खबरें अच्छी आने वाली हैं, जो भी सूरत हाल हो, बेहतरी जो है वो अवाम की मुंतज़र है, मुझे ये लग रहा है। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।